परसेप्शन क्यों है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स चोर है? क्या वाकई हम टैक्स नहीं देते? 80% के करीब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स दूंगा। फिर मोबाइल पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, बैंक से कैश निकलवा लिया उस पे टैक्स, प्रॉपर्टी खरीदी उस पे टैक्स, प्रॉपर्टी बेची उस पे टैक्स, डिविडेंड आया उस पे टैक्स, बोनस आया उस पे टैक्स, बैंक प्रॉफिट आया उस पे टैक्स। भाई कितना टैक्स लोगे यार? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, बिजली मुश्किल से मिलती, सिक्योरिटी नहीं मिलती, हेल्थ नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलती। मुझसे 50% टैक्स लोगे, फिर ये खर्चे भी मैं करूंगा। फिर सही है ना कि जो 18 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, सही कर रहे हैं। फिर वो आप कहते हैं कि भाई तुम ज्यादा नहीं कमाना इस मुल्क में, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा कमा लिया तो आधे पैसे तो हम ले उड़ेंगे। अगर मैं गलती से 10 लाख रुपए महीना कमा लूं तो 50% टैक्स देना पड़ेगा जनाब मुझे। आज आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी पाकिस्तान आता है उसे 29% टैक्स देना पड़ेगा। इन टैक्सेस के साथ फिर कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। अगर उसने 500 मिलियन से ज्यादा कमा लिया साल में, 10% सुपर टैक्स, तो 29 प्लस 10 39, 15% उसने भी दे दिया अगर अपने शेयर होल्डर्स को, 39 प्लस 15, फिर WWF 2%, फिर WPPF 5%। तो भी थोड़ा बहुत रह गया, उस पर भी सवाल है कि वो डॉलर में वापस लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। इतने सालों में टैक्स बढ़ाकर देख लिया, रेट हासिल क्या हुआ? इवेजन, अंडर रिपोर्टिंग। तो एक दफा टैक्स को कम करके देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ के लोग बहुत फरागदिल हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, मगर टैक्स नहीं देते। ये अलग बात है कि हर शहरी 18% तक सेल्स टैक्स, हम कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर देते हैं। इसके अलावा अपनी आमदन पर भी 65% तक टैक्स देते हैं। उसके बावजूद हमारे हुक्मरान अगर कहीं तकरीर कर रहे होते हैं या बाहर कहीं जाकर तकरीर करते हैं तो उसमें पाकिस्तानी अवाम के बारे में कहा जाता है कि कौम टैक्स नहीं देती। क्या वाकई ऐसा है? FPR की टैक्स मामलात को लेकर परफॉर्मेंस क्या है? कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा टैक्स देते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो टैक्स बिल्कुल नहीं देते? आज की पॉडकास्ट का मौजू यही है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट, लीगल एडवाइज़र और अपनी फर्म भी ऑन करते हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। अच्छा ज़ीशान भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी कौम के बारे में एक परसेप्शन बना हुआ है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती? हम तो सर टैक्स दे दे के कोई 5 रुपए का बिस्किट भी ख़रीदें उस पर भी टैक्स देते हैं, तनख्वाह पे भी देते हैं। फिर ये परसेप्शन क्यों है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स चोर है? क्या वाकई हम टैक्स नहीं देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जैसा आपने फरमाया ना, माचिस भी खरीदें तो भी टैक्स देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि टैक्स इनडायरेक्टली तो हम दे रहे हैं। डायरेक्टली हम टैक्स देने में थोड़ा सा कतराते हैं क्योंकि हम डरते हैं। और हम डरते क्यों हैं कि हम एक दफ़ा टैक्स सिस्टम में दाखिल हो गए तो मर गए यार। डायरेक्टली से मुराद हमारे व्यूअर समझ लें, रिटर्न फाइल नहीं करते, इनकम पर टैक्स नहीं, इनकम पे टैक्स नहीं देते। हम अपनी इनकम को छुपाते हैं और इनकम को छुपाने के बहुत सारे वजूहात हैं। टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, सिस्टम में आ गए तो फंस गए, टैक्स सिस्टम में आ गए तो पिछले सालों के सवालात कर लिए जाएंगे, सिस्टम में आ गए तो ऑडिट में आ जाएंगे, सिस्टम में आ गए तो पेनल्टियां लग जाएंगी, सिस्टम में आ गए तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, सिस्टम में आ गए तो हमारा तो जूस निकाल दिया जाएगा, जैसे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हो भी रहा है। तो इसलिए हम लोग रिटर्न फाइल करने से डरते हैं। फिर हमें एक और चीज़ भी फाइल करने से रोकती है। वो यूँ रोकती है कि हम ये देखते हैं कि जागीरदार रिटर्न फाइल नहीं करते, हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चरस्ट रिटर्न फाइल नहीं करते, हम ये देखते हैं ट्रेडर कम्युनिटी रिटर्न फाइल नहीं करती, और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। ना गवर्नमेंट के कान पे जूं रेंगती है, ना गवर्नमेंट इससे बॉदर है कि 20% कंट्रीब्यूट करता है रिटेल सेक्टर GDP में, टैक्स नेग्लिजिबल है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता या वो हार माने बैठे हुए हैं। तो मसला ये है कि जब कोई नहीं दे रहा टैक्स तो मैं क्यों दूं टैक्स? फिर मुझे मसला ये एक और भी आ जाता है कि जब मैं टैक्स देने के लिए आता हूं तो आप कहते हैं कि भाई तुम ज़्यादा नहीं कमाना इस मुल्क में। अच्छा, क्योंकि अगर तुमने ज़्यादा कमा लिया तो आधे पैसे तो हम ले उड़ेंगे। इस वक्त की पोजीशन ये है कि अगर मैं गलती से 10 लाख रुपए महीना कमा लूं तो 50% टैक्स देना पड़ेगा जनाब मुझे। 49.5% टैक्स है इस साल का रेट। जब मुझे आप ये कहेंगे ना कि आप ज़्यादा रुपए कमाएंगे या ज़्यादा फ्लरिश करने की कोशिश करेंगे तो आधे पैसे मैं ले उड़ूंगा, यानी गवर्नमेंट आपसे मांगने के लिए आपके दरवाजे पे ठक 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 करेगी, तो फिर तो भैया मसला ये है कि मैं तो डर जाऊंगा। फिर मैं कहूँगा यार कम ही दिखाओ, डिक्लेयर करो, कम ही बताओ, रिपोर्ट कम करो, क्योंकि यहाँ रुकता नहीं है कहानी यहाँ रुकती इसलिए नहीं है कि आपने ये कहा कि भाई तुम ज़्यादा कमाओगे तो हम और ज़्यादा टैक्स देंगे। यानी आपने मुझ पे पहले लगाया
45% इनकम टैक्स, और अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाया तो 4.5% यानी 10% उस पर सरचार्ज लगाया, तो जो कि 4.5% होता है, तो ये हो गया 49.5। और अगर मैंने कुछ ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया, यानी अगर मैं 15 करोड़ यानी 150 मिलियन से ज़्यादा मैंने अगर कमा लिया, तो आपने कहा कि भाई सुपर टैक्स भी दे दो। वो कितना है ये अब वो कहाँ पहुंच गए? 4% से शुरू होता है और 10% तक जाता है, यानी 49.5% प्लस 10% सुपर टैक्स प्लस 1% 7E डीम्ड इनकम और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर गलती से मेरे पास फॉरेन एसेट्स हैं तो 1% CVT। तो अब आप सोचिए 49.5 प्लस 10 59.5 प्लस 1 7E 60.5 और प्लस 1 61.5। अभी तो ये वो टैक्स कितना हुआ टोटल ये? 61.5, यानी अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट को 61 रुपए 50 पैसे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दूंगा। ये अभी इनकम टैक्स है। अभी हमने ये नहीं देखा कि जब आप कोई भी ग्रोसरी करने जाएंगे, Sales कोई भी tax। कपड़े खरीदने जाएंगे, तो 18 प्लस 4 यानी 18 जमा 4 22% सेल्स टैक्स भी देना है मेरे भाई। तो यानी 61 प्लस 18 4% माइनस कर देते, 61 प्लस 18। अब मेरी तो गिनती खराब हो गई कि कितना हो गया, यानी 71 और 8, यानी मैं 80% के करीब टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स दूंगा। फिर मोबाइल पे टैक्स, फिर बिजली पे टैक्स, फिर बैंक से कैश निकलवा लिया उस पे टैक्स, हर चीज पे प्रॉपर्टी Travel पे खरीदी, tax, हर चीज पे प्रॉपर्टी खरीदी उस पे टैक्स, प्रॉपर्टी बेची उस पे टैक्स, डिविडेंड आया उस पे टैक्स, बोनस आया उस पे टैक्स। बोनस आया उस पे टैक्स, बैंक प्रॉफिट आया उस पे टैक्स। भाई कितना टैक्स लोगे यार? सवाल ये है कि क्या इतना टैक्स लेने के बाद हमने अपने अहदाफ आज तक अचीव किए? बड़ा आसान है, इस टैक्स को 45 की जगह 65% कर देते। कहना ही है जुबान कहने पे। के ना कि 2 लुकमे करने और लॉ में अमेंडमेंट करनी है, हमने क्या कर लेना था? आज अगर कोई तनख्वाहदार आदमी है तो वो अगर उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं, अगर 9 लाख रुपए से ज्यादा उसने 10 लाख रुपए महीना कमा लिया, एग्जेक्टिव लेवल का वो तो मर गया, यानी उससे आपने 40% टैक्स ले लिया। यानी अगर वो 1 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है तो 40 लाख रुपए माइनस करके वो 60 लाख रुपए पे आ गया। अब आइए, सैलरी टैक्स पेयर को मैं हमेशा कहता हूं कि ये ऑनेस्ट फोर्स्ड टैक्स पेयर है, क्योंकि इनकी तनख्वाह से कट के मिलता है भैया। तो मसला ये है कि आप लोग चाहें या ना चाहें, आपके साथ तो जुल्म होना है। स्टैगरिंग आपको एक मैं अपडेट देता हूं। आज मैंने अखबार सुबह खोला तो ये देखा कि पिछले साल जो है सैलरी टैक्स पेयर्स जो थे वो पाकिस्तान के 3rd नंबर के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थे, यानी 300 एक्सपोर्टर से भी ज्यादा। एक्सपोर्टर से तो कई गुना ज्यादा, 1-2 गुना ज्यादा, यानी एक्सपोर्टर्स ने 90 बिलियन दिया था, सैलरी टैक्स पेयर ने 370 बिलियन दिया था। अब आप मैथ कर लीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ। लेकिन मजे की बात यह है कि 360 बिलियन अगर लास्ट ईयर सैलरी टैक्स पेयर्स ने दिया था, तो आज अखबार में एक रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा है कि जो पिछले 7 महीने सैलरी टैक्स पेयर्स ने दिया था उससे इस दफा 100 बिलियन ज्यादा वो दे चुके। यानी अगर पिछले साल की फिगर को मैं कांस्टेंट रख लूं कि 370 बिलियन दिया था, तो अब तक वो अगले साल 470 बिलियन वैसे ही हो जाना है उनका। और अब वो गवर्नमेंट सोच रही कि यार ये सैलरी टैक्स पेयर्स के साथ शायद ज्यादती हो गई है। अरे भाई, ले चुके और अभी अरे भाई हम उस वक्त से कह रहे थे कि यार ये इम्प्रैक्टिकल है। देखिए दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप अपने ही लोगों को, एक तो बड़ा छोटा सा 30-40 लाख लोग आपके मुल्क में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फिर आप उनको, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इतने हाई टैक्सेस के बाद आप उन्हें ऑफर करते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, बिजली मुश्किल से मिलती है, सिक्योरिटी नहीं मिलती, हेल्थ नहीं मिलता, आपको एजुकेशन नहीं मिलती, ये सब भी खुद ही करना है भाई। तो मुझसे 50% टैक्स लोगे, फिर ये खर्चे भी मैं करूंगा, तो मैं फिर सही है ना कि जो 18 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए वो सही कर रहे हैं। फिर वो मैं कल सुन रहा था किसी डिस्कशन पे कि बड़ा अच्छा है कि पढ़ा लिखे लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से, उन्होंने डिफेंड किया उसको। अब वो साहब मैं नहीं जानता वो कौन साहब थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा
ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, वो ज्यादा पैसे पाकिस्तान भेजेंगे, यानी उन्हें फॉरेन रेमिटेंस की परवाह है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इमेज बाहर अच्छा करेंगे वो लोग, उन्हें ये परवाह नहीं कि पाकिस्तान में फिर कोई रहेगा नहीं यहाँ पे काम करने ऐसे ही वाला। हो रहा है, ब्रेन तो ड्रेन। हम मेरे ख्याल से हमारा डिलेमा ये है कि हमने अपनी जो फोकस है उस फोकस को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। सवाल ये है कि आपने टैक्स का टारगेट पिछले साल से 36% ज़्यादा किया है इस साल। 1350 था तकरीबन। अब 1350 पे आप चले गए ना, तो 12,900 समथिंग 13,000 पे चले गए आप। सवाल ये है कि आपने पिछले साल जो है वो 25-30% इंक्रीज किया, इकोनॉमी आपकी बिल्कुल डाउन द ड्रेन है। आप मुझे ये बताइए इस साल आपने उससे 36% या 35% या 30%, लेट्स पुट इट दिस वे, कि 30% ज़्यादा आपने पिछले साल से टारगेट सेट किया। जब ग्रोथ नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से आएगा? एक बात ये हो रही थी पिछले साल, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ा प्राउडली कहा कि इन्फ्लेशन ही 25% कवर कर देगा। तो अब तो बड़ा ढोल बजा रहे हैं सब लोग कि इन्फ्लेशन 7% पे आ गया, तो अब ये कैसे होगा टारगेट अचीव? देखिए, मंथ टू मंथ तो अभी भी हमने ज़्यादा टैक्स रिकवर कर लिया है, लेकिन जो टारगेट है उससे हम बहुत पीछे रह गए। तो सवाल ये है कि क्या हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, नहीं, वो जो ठीक है? एफबीआर की 6 मंथ की जो परफॉर्मेंस है और जो नंबर्स आए हैं उसमें बहुत ज्यादा तो निशान भी पीछे नहीं है मेरा नहीं, ख्याल है। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं। उसकी वजह है ना कि आपका इन्फ्लेशनरी फैक्टर ऐड हुआ हुआ ना इसमें, सारा का सारा। आपने इंटरेस्ट रेट को 22% कर दिया था, तो 22% से 13 पे मेरी 12 कॉस्ट पे बढ़ गई। 22% से मेरी कॉस्ट बढ़ गई तो मेरी सेलिंग प्राइस उससे ज्यादा बढ़ेगी ना। तो वो, और उस पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है 18+4 अगर मैं अनरजिस्टर्ड को बेच रहा हूँ। ठीक है। और ये वो चीज़ है कि जो तो वो उससे तो टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ना ही है, तो वो बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सही तरीका है? आप ये देखिए ना कि इस वक्त हो क्या रहा है कि आपके मुल्क में आप एक गैस कीजिए कितने सेल्स टैक्स के रजिस्टर्ड पर्सन होंगे? सेल्स टैक्स के? हाँ, हमारी आबादी है 25 करोड़। सर सेल्स टैक्स के तो बहुत कम होंगे। इनकम टैक्स तो मेरा ख्याल 60 लाख लोगों का हाँ 60 लाख। सेल्स टैक्स में कितने होने चाहिए? होने चाहिए मेरा ख्याल है 30 लाख तो होगा, 30-35 30-35 लाख। दोबारा से कहिए। 30-35 लाख और सोचिए, हो सकता है इससे कम हो। 20 लाख कर लें, चले इतने तो 30-35 होने से चाहिए। जब आपने 15 लाख की जंग मार लिया। चले इनकम टैक्स को देखते हुए 3.5 लाख लोग हैं जनाब। अच्छा 3.5 लाख लोग हैं जो इस वक्त मुल्क में, बहुत ज्यादा कर लें 4 लाख। 4 लाख लोग आउट ऑफ 25 करोड़। सवाल ये है, बात होती है कि हमारे मुल्क में टैक्स की चोरी क्यों होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप और मैं दोनों ये कलम जो आपके हाथ में, मैं एक मिनट ले ले रहा हूं, आप और मैं दोनों ये कलम बनाते हैं। ये कलम की कीमत, हम दोनों की जो कॉस्ट है वो है से 10 रुपए। ठीक है जी। आप एक अच्छे इंसान है, आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, आप इसको 10 रुपए के ऊपर 18% सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, समझे 12 रुपए का बेचते। मैं हूं सेल्स टैक्स में नॉन रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मैं तो 10 रुपए का बेच रहा हूं। तो ये जो आपके कैमरा मैन है, ये आपसे खरीदेंगे पेन या मुझसे खरीदेंगे पेन? जाहिर सी बात है मुझसे खरीदेंगे पेन, क्योंकि मैं कम में का बेच रहा हूं। तो मसला ये है कि अब आ जाइए कि आप मुझे कंपटीशन कैसे देंगे। अब आप मुझे कंपटीशन ऐसे देंगे कि आप कहेंगे यार पहले तो ये 2 रुपए का कोई जुगाड़ करूं मैं कि जीशान के बराबर तो आ जाए। अब कॉस्ट फिर देखेंगे कि करना है क्या है। तो आप कोई फ्लाइंग इनवॉइस खरीदते हैं मार्केट से। अच्छा हाँ, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है ना पूरा पाकिस्तान, तो मैं तो बेच ही अनरजिस्टर्ड कर रहा हूं, तो मेरे पास तो सेल्स टैक्स वाला इनपुट पड़ा हुआ है बहुत सारा। तो आपने पहले एक मार्केट से चलती फिरती उड़ती हुई इनवॉइस, जिसको फ्लाइंग इनवॉइस कहते हैं, वो खरीद ली 2 रुपए की। अब आप मेरे बराबर हो गया। अच्छा आसानी से मिल जाती है, बहुत वैसे तो आसानी से, इनलीगल है, वैसे बहुत तो बड़े आसानी से मिल जाती है। बहरहाल हमने सिस्टम ऐसे बनाया, लूप होल्स ऐसे रखे हुए हैं हमने, वो फ्लाइंग इनवॉइस मिल जाती है आपको। पहले तो फेक इनवॉइस भी होती थी, अब फेक इनवॉइस कदरे कम हो चुकी है, शुक्र है खुदा का। अब आपने मेरे बराबर आके काम करना शुरू कर दिया। फिर आपने कहा यार ये तो, अब मुझे जीशान को बिजनेस से आउट करना है। फिर आप कहते हैं कि यार मैं 2 रुपए की और इनवॉइस लेता हूं ताकि मैं 2 रुपए डिस्काउंट में बेचूं। फिर आपने 2 रुपए की और इनवॉइस ले ली। अब आपने मुझे बिजनेस में टफ टाइम देना शुरू कर देंगे, मेरे पास तो और कोई तरीका नहीं है प्राइस कम करने का। फिर आपने मुझे बिजनेस से तकरीबन आउट कर दिया। फिर आपने कहा यार ये तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। फिर आपने 10 रुपए की और इनवॉइस ली कि अब मैं गवर्नमेंट से रिफंड ले जाता हूं, ताकि मैं, तो मेरे सामने कोई भी बंदा खड़ा नहीं हो, जीशान जैसे कोई आदमी खड़ा ना हो।
फिर आपने और फ्लाइंग इनवॉइस दी और आपने उन तमाम लोगों को जो है सिस्टम से आउट किया और अब आपकी मोनोपोली हो गई। मोनोपोली होने के बाद आपने इनवॉइस लेते रहे और प्राइस बढ़ा दी। एक तरफ प्राइस से आपको फायदा हो गया, मार्केट में और कोई था ही नहीं, मार्केट में कोई और खड़ा नहीं हो सकता। फिर यही चीज आपके साथ देखते देखते और लोगों ने भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये फ्लाइंग इनवॉइस का जो एक बहुत बड़ा जिन है, जो बेकाबू जिन है, वो खड़ा हो गया। पहले फेक इनवॉइस का जिन खड़ा था, अब फ्लाइंग इनवॉइस का जिन खड़ा हुआ है। और ये हमारे आंखों के और नाक के नीचे काम एफबीआर को कर नहीं रहा है। पता? सबको पता है, सबको पता है, लेकिन सबके कहीं ना कहीं माजरत के साथ मेरा भी कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल है। क्योंकि ताली तो ऐसे बजेगी, ताली ऐसे भी नहीं बजेगी, ताली ऐसे भी नहीं बजेगी, बजेगी ऐसे। तो कहीं ना कहीं हम सब इस सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। क्या वजह है? हाई टैक्स रेट, क्योंकि तो- बारे में नहीं आता। तो ज़ीशान भाई, हाई टैक्स रेट, मैं भी इससे मुतासिर हूँ, बिल्कुल सही है आपकी बात, हम सब ये फेस कर रहे हैं। मगर ये मुझे बताएं कि क्या फिर हुकूमत अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करे? टैक्स एक सबसे बड़ा हिस्सा आमदन का हुकूमत का टैक्स ही है। बिल्कुल अगर आप सही कह रहे हैं कि यार ये कम कर दें, चले कम कर दिया, फिर हमारी एक्सपोर्ट्स आपको पता है क्या है, ठीक है, कहाँ से करें हम, बताएं। चलें इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मेरी बातें थोड़ी सी शायद कड़वी नहीं लगे नहीं, आपको, आप लेकिन खुल के बोल रहे हैं आप। बात ये है कि जैसे किसी इंसानी जिस्म को खून की ज़रूरत होती है, खून के बगैर इंसान मर जाता है, तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की ज़रूरत है। और वो रेवेन्यू, जैसे आपने बड़ा सही कहा, टैक्सेस से आता है। टैक्सेस नहीं होंगे तो हमारा मुल्क नहीं चल सकता। हमारे मुल्क में जैसे आप और मैं हैं, हमारा मुल्क भी वैसा ही है। यानी हम एक तरफ से कमाते हैं और दूसरी तरफ से खर्च करते हैं। और मेरे और आप में और गवर्नमेंट में एक फ़र्क है। उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि हम दोनों जितनी हमारी चादर है उतना पाओ फिर। उतना हम पाँव फैलाते हैं, और गवर्नमेंट कहती है परवाह ले, वो कहती है क्या सानू की, कर्जे आ रहे हैं। तो आप कर्जे आ रहे हैं। तो आपने किया क्या कि 100 रुपये कमाया और 150 रुपये का खर्च कर दिया, 100 रुपये कमाया और 200 रुपये का खर्च कर दिया। तो अब ये जो गैप है 100 रुपये का, ये आपको चाहिए। अब ये गैप दो तरीके से हो सकता है। आप टैक्स रेट बढ़ा दीजिए, ये अपनी इनकम बढ़ा लें, फिर कोई और जरा टैक्स रेट बढ़ाएं, इनकम बढ़ाएं, या कर्जा ले लें। तो हमने आसान तरीका इस्तेमाल किया, कर्जा भी लिया और टैक्स रेट भी बढ़ा दिया। इनकम अपनी नहीं बढ़ाई, खर्चे अपने कम नहीं किए। तो हुआ ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा कर्जों का जो बलून है वो बढ़ता चला गया। और अब वो इतना बढ़ गया है कि हमारे जो 12,900 का टैक्स टारगेट है, उसमें से करीबन 10,000 जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है। तो अब रह गया पीछे, बचा क्या आपके पास? 50% आप प्रोविंसेस को दे देते हैं। तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो आप तो डे वन से कर्जे पे शुरू करते हैं। अब मसला ये है कि इसको करने में हुआ क्या कि आपने टैक्स रेट्स को बढ़ाना शुरू किया। अभी मैं ईयर बुक एफबीआर की पढ़ रहा था, स्टैगरिंग मुझे उसमें से चीज़ें मिली हैं। और मैंने ये देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका ये लिखा हुआ है, उसमें खुद लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि हमने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए। इधर से टैक्स रेट बढ़ा दिया, इधर से सीवीटी बढ़ा दिया, इधर से सेल्स टैक्स का रेट बढ़ा दिया। तो मसला ये कि जितना रेट आप बढ़ाएंगे टैक्स का, उतनी टैक्स की चोरी होगी, उतनी अंडर रिपोर्टिंग होगी, उतनी अंडर इनवॉइसिंग होगी, उतना रेवेन्यू जो है ब्लैक मार्केट क्रिएट करता है। अब मसला ये है कि एक अगर मुझे कप जो है चाय का इंपोर्ट मैं करता हूँ, वो अगर मैं ऑफिशियली इंपोर्ट करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपसे, वो मुझे अगर 10 रुपये का घर में पड़ता है आफ्टर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वही चाय का कप मुझे इंपोर्टेड स्मगल्ड अगर घर में 6 रुपये का पड़ रहा है, तो क्या क्यों मना तो हुआ? मैं क्यों ऑफिशियल इंपोर्ट करूँगा? इतना झंझट। मसला मेरा ये है कि मैंने टैक्स रेट्स को इतना बढ़ा दिया, मैंने कस्टम ड्यूटीज़ को इतना बढ़ा दिया, मैंने सेल्स टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि आज स्मगलिंग वायबल ऑप्शन है मेरे पास। यानी मुझे कहता है जो स्मगलर है कि तुम्हें घर में मिल जाएगा 17% में या 18% में, तो तुम 30% क्यों देते हो? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी। तो क्वेश्चन ये कि हमने तो अपनी इकोनॉमी को या अपने जो हमारा जो ग्रोथ है या जो जीडीपी है, हमने तो उसको खुद ब्लैक किया है। सही। एक तरफ हम ऐसे ब्लैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के जुमरे में ब्लैक कर रहे हैं। बड़ी चीज़ें हैं। देखिए मसला ये है कि इतने सारे जख्म लग रहे हैं हमें कि अगर हम मरहम लगाना शुरू करेंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन सही हो सकता है।
अगर मेरा चाहे। इधर नहीं ऑप्टिमिज्म, मैं देखें मैं ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान इस सोल्यूशन की तरफ crisis से जिशान भी निकल आते हैं सकता आते हैं आते हैं जिशान भाई मुझे एक बात बताएं, अभी हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर के टैक्सेस आपके सामने हैं, मुझे बहुत बड़ा हिट मिला, मेरी सैलरी पर टैक्स बढ़ गया, सैलरी क्लास तो हुकूमत खुद मानती है कि जुल्म हुआ। मगर उसके अलावा हम जो हमारे ये जो बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो हुकूमत के बहुत करीबी समझे जाते हैं, और जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वहाँ तक भी इनकी आवाज़ सुनी जाती है। तो ऐसा तो कोई मतलब एहतजाज नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, सबने इसको खामोशी से ऐसा लगा कि कबूल कर लिया, आसानी से बजट पास हो गया, किसी किस्म का कोई शोर या मज़ाहमत तो हमें नहीं दिखाई दी। सब रो रहे हैं, परेशान हैं, हम भी यही डिस्कशन कर रहे हैं कि जुल्म है, किसी ने आवाज़ तो उस तरह से नहीं उठाई। सर काम कर रहे हैं सर। अगेन विद रिस्पेक्ट, हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, दुनिया में कहता फिरता है। नहीं हाँ वो तो ठीक है आपकी बात, मगर हमारे पास हमारा देखिए, आपका सुनवाई कहाँ होगी? दो तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट आपकी बात सुने या कोर्ट आपकी बात सुने। एहतजाज भी एक सबसे सस्ता ऑप्शन है। एहतजाज टैक्सपेयर्स ने किया सर, किसने सुनी सर? कोई क्या रिजल्ट क्या निकला? दैट्स माय पॉइंट। आप कितने एहतजाज करेंगे, उसका क्या हल निकला? सर देखिए मैं आपको बताता हूं। सैलरीड क्लास तो एक मतलब छोटे लोग हैं ना, अगर कॉर्पोरेट एहतजाज करती, या हमारे बिजनेसमैन जो बड़े हैं, जो स्टॉक मार्केट चलाते हैं, कंपनीज चलाते हैं, वो अगर एहतजाज करते तो हुकूमत क्यों पीछे ना? उन्हें इजी मनी मिल रही है। आप क्या समझते हैं कि वो अपनी जेब से टैक्स देता है? कोई भी बिजनेसमैन अपनी जेब से टैक्स नहीं देता, वो उस टैक्स को अपनी कॉस्ट में बिल्ट इन करता है, और अल्टीमेटली वो मैं और आप पे कर रहे होते हैं। सेल्स तो कम हो जाती हैं सर उनकी। सेल्स आप मुझे बताइए, स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, पिछले 2-3 सालों में सबने कितना मुनाफा कमाया है? आप देख लीजिए, मेरी तो ओपन रिकॉर्ड है ना, कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी कहते रहे कि इतना प्रॉफिट पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी कंपनीज ने नहीं किया जितना अब कर रही हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है? क्योंकि सबके अपने अपने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट्स हैं। हम मुल्क पाकिस्तान फर्स्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें दुरुस्त की तरफ जाएंगी नहीं, और पाकिस्तान फर्स्ट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा सर्वाइवल नहीं है। इस वक्त जिस स्टेज पे हम बैठे हैं, हमारा बहुत सारे क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट ने कल मुझे कहा कि ज़ीशान भाई, मार्केट में अब पैसा नहीं है, डिमांड नहीं, हम लोगों को अब उधार पे माल बेचने से डर रहे हैं। और उन लोगों को जो हमारे गोल्ड कस्टमर्स हुआ करते थे, जिन्होंने कभी पैसा देने में हमें परेशानी नहीं की, अब हम उन्हें माल देते हुए डर रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है कि इस वक्त मार्केट में लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज जो है अगर रहा तो ये टैक्सेस की फिगर्स पे हम बात करते रहे कि टैक्स तो कलेक्ट नहीं होने वाला इस तरीके से। मसला ये है कि ये इशू क्यों है? क्या पैसा कहीं और चला गया है, या वाकई के पैसा दबा हुआ है, लोग निकालना नहीं चाह रहे? हो क्या रहा है, पिछले 5 सालों से, 4 सालों से, या जितने भी साल, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आंखें देख रही हैं, आ रही है, ढूंढ रही है, हम ढूंढ रही है, हमारी आंखें ढूंढ रही है इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रही है। इन्वेस्टमेंट कब आती है आपके मुल्क में? जब आपके मुल्क में एनवायरनमेंट अच्छा हो। इन्वेस्टमेंट कब आती है? जब आपके मुल्क में वो लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने समझदार हैं, आपका इंटेलेक्ट क्या है, काबिलियत क्या है। इन्वेस्टमेंट तब आती है आपके मुल्क में कि जब आपके मुल्क में पॉलिसीज कंसिस्टेंट होती हैं। इन्वेस्टमेंट कब आती है आपके मुल्क में? जब आपके मुल्क में टैक्स रेट कंसिस्टेंटली सेम होता है। पावर टैरिफ के जो भी आपके मुल्क में आएगा वो 5 साल या 10 साल के अपने कैश फ्लोज बना के आएगा, जिसमें से टैक्स भी उसका इम्पॉर्टेंट है, पावर भी उसकी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिसी भी उसकी इम्पॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ कर, मैंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से पूछ कर के भाई ये पॉलिसी है, मैं आ रहा हूँ, वो आ जाता है, और आने के दूसरे साल में उसकी पॉलिसी चेंज हो जाती है। हुकूमत चेंज तो सब कुछ चेंज, सब कुछ चेंज। प्रॉब्लम ये है कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो भूल जाइए, आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस वक्त क्या हो रहा है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक तबाह के पैसा कमा रहा है। मसला ये है कि जब मुझे 24-25% बैंक में पैसा रखने से इंटरेस्ट मिल जाएगा तो मैं क्यों इंडस्ट्री लगाऊंगा? हमने बहुत बड़ी ट्रिक मिस की है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, हम समझे ही नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे ना इकोनॉमी का इतना ज़्यादा पता है, ना मैं इतना इकोनॉमिक्स समझता हूँ, ना मैंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है
कि जब मुझे घर बैठे हुए बैंक में पैसे रखने से अगर 25% इंटरेस्ट मिल रहा है तो वाई वुड आई वर्क, वाई शुड आई वर्क? आसान मनी आ रही है फिर भी। सीधी इजी मनी है। तो मेरे लिए तो आपने बहुत बड़ा एवेन्यू देखे। इंटरेस्ट क्यों आपने रेट बढ़ाया था? इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया था कि आपकी इकोनॉमी बड़ी हॉट हो गई है, उसको कूल डाउन करने की जरूरत है, और कूल डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। आपने कहा भाई इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जरिया इस वजह से भी क्या कहते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ? मैं आपसे हम तो आम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ? नहीं कीमतें हुआ, बढ़ती सब चली गई, हुआ। कीमतें बढ़ती चली गई। जिसके पास पैसा था उसने क्या किया? उसने उस पैसे को या तो म्यूचुअल फंड में रख दिया, या बैंक में रख दिया, या स्टॉक मार्केट में लगा दिया। तो डिविडेंड मिलता रहा, इंटरेस्ट मिलता रहा, अल्लाह अल्लाह खैर से ला। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव था इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मेरे ख्याल से। आई मे बी टोटली रॉन्ग, बट मैं तो एक कॉमन मैन की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ आपसे। तो हमारी पॉलिसीज में कहीं ना कहीं फ्लॉ है। हमारी पॉलिसीज आज वो फोर्स ही नहीं कर पा रहे हम कि जो दुनिया में हो रहा है। तो जब तक हम अपनी पॉलिसीज को उस तरीके से बनाएंगे नहीं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे, जब तक एक अच्छी, देखिए आज मैं आपको कहता हूं कि आप टैक्स रेट को 50% से 10% में ले आए, हर कोई टैक्स देगा। अभी बात हो रही थी हुकूमत कि का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। रेवेन्यू क्यों नहीं क्योंकि बढ़ लोग रहा? ज्यादा आपने टैक्स कहा में कि आएंगे। क्यों टैक्स नहीं बढ़ रहा? उसकी बुनियादी वजह है कि जब स्मगलिंग ज्यादा आसान है तो नहीं मैं करूंगा, ऑफिशियली इंपोर्ट नहीं करूंगा। आप टैक्स रेट को नीचे कर दीजिए, स्मगलिंग वायबल नहीं रहेगी। स्मगलिंग वायबल नहीं रहेगी, आपकी ऑफिशियल इकोनॉमी में नंबर आना शुरू हो जाएगा। इनकम टैक्स भी आएगा, सेल्स टैक्स भी आएगा, कस्टम ड्यूटी भी आएगी। रेट कम किया, इफेक्टिव हो गए, ठीक है, स्मगलिंग इनफेक्टिव हो गई। ठीक है। ये करना है। अच्छा ज़ीशान भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो टैक्स दें और हुकूमत को हमेशा डॉज करते हैं या कोशिश होती है कि वो टैक्स नेट में ना आए? सर फहरिस्त कौन सा है पहले? ठीक है, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कोई नहीं चाहता कि उसे टैक्स देना पड़े। तो ये तो एक हकीकत है कि दुनिया में कोई भी नहीं चाहता टैक्स दे। हमारे यहाँ, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सैलरी टैक्स पेयर मजबूर होता है। अगर उसको ऑप्शन मिले तो वो भी नहीं चाहेगा कि वो टैक्स दे। लेकिन अगर मैं बड़ा सीरियसली इस चीज को देखूं तो हर वो बंदा जो इस तक सिस्टम में नहीं है, यानी टैक्स पेयर नहीं है, रिटर्न फाइल, वो चाहता है कि वो सिस्टम में ना आए। मैंने भी सवाल किया था अभी किसी से बजट के बाद, जब एफबीआर के किसी बंदे से, कि मैं नॉन फाइलर कैसे बन सकता हूँ। हाँ, मुझे कोई आइडिया तो मुझे भी बता। मैं परेशान हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा यार आई रेस्ट माय केस। मसला ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है इस वक्त, वो दो बुनियादी सेक्टर हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। एक रिटेल सेक्टर, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर। दोनों में कोई हम टैक्स लगाने में खातिर खा पिछले कई सालों से नाकाम रहे। एक टैक्स लगाया रिटेलर्स पे, उन्होंने धरना दिया, एफबीआर को बंद किया, एफबीआर के बाहर आके बैठ गए, कराची की मार्केट्स बंद की, दूसरी मार्केटें बंद की। एंड अप क्या हुआ? आपने जाके उनसे सुलह की, उनको आपने उनके सामने घुटने टेके और वो सिस्टम से बाहर रहे। देखिए सवाल ये है कि आप इन रिटेलर्स, ये मैं रिटेलर्स से स्पेसिफिक बात करता हूँ, कितने दिन वो दुकान बंद रख सकता है? सवाल है ये। क्योंकि रिटेलर जो भी है वो यानी डेली की दिहाड़ी है ना, बेचेगा तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो प्रॉफिट आएगा उसमें से। एक दिन बंद रख सकता है, एक हफ्ता बंद रख सकता है, 2 दिन बंद रख सकता है, 2 हफ्ते बंद रख सकता है, 3 हफ्ते बंद रख सकता है, 1 महीना बंद रख सकता है। हाँ, एंड कंज्यूमर्स को भी परेशानी होगी, लेकिन सवाल ये कि 1 महीने से ज्यादा तो उसकी बीवी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी घर में कि बाबा जाओ घर से बाहर जाओ। तो क्वेश्चन ये है कि वो हमारे ब्लफ को कॉल करता है या हम उसके ब्लफ को कॉल नहीं करते। अदर वे राउंड करूं, वो नहीं कर सकता स्ट्राइक ज्यादा दिन। सवाल ये है कि आप जितनी दफा उनके सामने झुकेंगे वो आपको कंट्रोल करते रहेंगे। ये किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर को आपने थोड़ा सा खुला छूट दी तो वो उसने आपके साथ ही करना है। क्योंकि अगेन इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है एक हाई टैक्स रेट्स, दूसरी हैरेसमेंट। मुझे डर लगता है कि यार मेरे पास एफबीआर वाला आएगा तो मैं क्या करूंगा?
मुझे डर लगता है कि मेरे पास जब एफबीआर का नोटिस आता है, अरे यार मैं अब मुझे इसको जाना पड़ेगा और मुझे इसे रिजॉल्व कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जवाब से तो वो मुतमईन नहीं चक्कर लगेंगे, वकील हायर करना पड़ेगा, कुछ भी ये करना होगा। पड़ेगा। देखिए मैं ये कहूँ आपको कि वो ला महला उसकी एक तो बेइज्जती होगी कहीं ना कहीं, किसी भी लेवल पे होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक जैसा है, अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर लोग होगा क्या, वो कोई भी जवाब देगा, कोई भी डिटेल देगा, बोले यार ये तो मैं नहीं मानता, अनलेस मैं उसके सामने जाके कोई पेशकश कर दूं। दिशान भी, मेरे कुछ रिटेलर से बात होती है मेरी, तो वो ये कहते हैं कि यार चलें हम टैक्स अगर दे देते हैं तो टैक्स के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे दुकान की बाहर की सड़क टूटी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड मैंने अपना रखा हुआ है, बारिश होती है मेरी दुकान आधी डूब जाती है। कॉमन सवाल है कि मैं टैक्स दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। देखें ऐसा नहीं होता, आप एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हमारा फरीज़ा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने हक मांगने के लिए तो खड़े होते हैं फौरन से, ये मेरा हक है, ये मुझे नहीं मिल रहा, अरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। तो सर ये भी तो नहीं है ना कि अगर मैंने 100 कमाया तो 65 दे दूं। नहीं, ये बिल्कुल बात आपने सही की। देखिए सवाल ये है कि जब तक मैं टैक्स दूंगा नहीं, मैं सवाल नहीं कर सकता। मैंने जब टैक्स देना शुरू कर दिया तो मैं आपके गिरेबान तक आ सकता हूँ। सर हम देते हैं, हमने कितने सवाल कर लिए। मसला है कि हम यहाँ बहुत पूरा माफ सिस्टम भी है। हम बहुत थोड़े से हुए हुए हैं, हमें अपनी पावर का अंदाजा नहीं है। देखें जिस दिन हमें अपनी पावर का अंदाजा हो गया तो उस दिन सब हमसे डरेंगे। हमें अपनी पावर का अंदाजा ही नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप देखिए ना, हमने कभी स्कूल में पढ़ा था कि समंदर में अगर ये पानी का जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक तसला अगर आप पानी लेते उसमें एक कतरा गिरता है ना तो वो रिपल पूरी आगे तक जाती है। तो हमें अपनी पावर का अंदाजा नहीं। जिस दिन हमने सोच लिया कलेक्टिवली, इंडिविजुअली नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है और कलेक्टिव फेलियर है हम लोग। जिस दिन हम कलेक्टिवली ब्रिलियंस की तरफ आ जाएंगे कोई रोक नहीं सकता हमें। अच्छा सर, रिटेलर जो हैं, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है, एक तो वो टैक्स बढ़ने से डरते हैं, फिर वो ऑडिट से डरते हैं कि यार पिछले वाले का जो है, मेरी जो मनी ट्रेल है वो ना ट्रेस हो जाए, ना पता चल जाए। तो सर अगर वो इन दो चीज़ों से डरते हैं और हम उनका डर दूर नहीं कर पा रहे, तो हम फिर फिक्स टैक्स क्यों नहीं लगा देते? कोई भी एक नंबर कर लें कि यार इतनी इनकम पर ये फिक्स टैक्स होगा, भाई बिजली के बिल में ऐड कर दें। बहुत दफ़ा तजावीज़ भी आती हैं। ये तो एक आसान काम है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखिए मैं सन 2014 में आपको लेके जाऊंगा। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमने एक फोरम से, फेडरेशन के फोरम से हमने एक तजवीज़ दी थी गवर्नर स्टेट बैंक को, एफबीआर को, ठीक, बजट प्रपोजल से। उसमें एक स्कीम थी रिटेलर्स के लिए। हमने रिटेलर्स का उनको स्कीम बना के दिया था कि उस वक्त 2013 और 14 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिटेलर से 1 बिलियन रुपए टैक्स ले रहा था। अच्छा ठीक है जी। और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये दावा किया था कि हमारे पास 30 लाख रिटेलर्स का जियो लोकेशन डेटा मौजूद है। ये 2013 की बात है। 2013, आज भी वैसे 30 लाख की बाय द वे, आज भी फाइनेंस मिनिस्टर यही कहता है कि 30 लाख रिटेलर है। 2014 से आज तक रिटेलर बढ़े नहीं, नंबर नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको एक छोटी सी मैथ बताता हूँ। अभी हमने उन्हें सजेशन ये दिया कि आप ये कह रहे हैं ना 30 लाख रिटेलर है, हम मान रहे हैं आपकी बात। हम एक स्कीम बना के लेके गए उनके पास और वो मैंने उसमें कुछ वर्किंग स्कीम, मैंने कहा कि जी आप एक काम कीजिए, आप एक रिटेलर को ऑप्शन दीजिए, एक स्कीम दीजिए 5 साल की। 5 साल की स्कीम में क्या होगा कि आप उससे एवरेज यानी 1000, 2500, 5000 एक हमने रेट तजवीज़ किया था बेस्ड ऑन एरिया ऑफ द शॉप एंड लोकेशन ऑफ द शॉप। तो उसका एवरेज बन रहा था 3000 रुपये। ठीक, हमने कहा आपको 3000 रुपये महीना कलेक्ट होगा, 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 36,000 बनेगा। और आपने फरमाया है कि 30 लाख रिटेलर पाकिस्तान में है, तो 30 लाख को जब 36,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साल में जो है 108 बिलियन रुपए टैक्स वसूल होगा वर्सेस 1 बिलियन, यानी 108 गुना ज्यादा। उसकी कंडीशंस क्या हमने प्रपोज की थी? नो ऑडिट, नो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, नो सोर्स ऑफ इनकम आस्क, जितना टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे उसका 12% नेट प्रॉफिट में ले जाएंगे, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर डिक्लेयर हो। 5 साल की ये स्कीम होगी, हर साल टैक्स को 20% बढ़ाया जाएगा। यानी अगर पहले साल 3000 रुपये है तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 20% तो 3600 रुपये।
ये हर साल 20% बढ़ती रहेगी। 5 साल तक की ये स्कीम है। 5 साल के बाद ऑप्शन होगा आपके पास, या तो आप नॉर्मल लॉ में आ जाए या इसी स्कीम में रहें, लेकिन अब जो आपका टैक्स है वो 30% बढ़ेगा हर साल। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पूछी जाएगी, कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो अगर आप 5 साल का उसका एक एनालिसिस करते तो वो पहले साल में 108 बिलियन और 5वें साल में करीबन 200 बिलियन बन जाता, और फिर आगे जाके अगले 5 साल में वो 400 बिलियन के करीब हो जाता। तो ये वो टैक्स था जो रिटेलर मेरे हिसाब से अगर उसे समझाया जाता तो बहुत खुशी खुशी देता। मिफ्ता साहब ने 2022 में ऐसी स्कीम लेकर आए, वो ये 2014 की दी हुई थी, लाए 2022 में, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे उसमें। वो ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, वन, ट्रेडर्स को ऑडिट से छूट नहीं दी, टू, ट्रेडर्स को उन्होंने कहा कि जो नॉन एटीएल होगा उसको 3 की जगह 6,000 रुपये हो जाएगा। अरे भाई, सारे ट्रेडर्स तो नॉन रजिस्टर्ड थे, तो उनको आपने 3 का 6 कर दिया, आपको बैकफायर कर गया। टैक्स देने से घबराता कोई नहीं है, लेकिन डर है कि यार मैं सिस्टम में आ गया ना तो पिछला सवाल करेंगे, मुझे सच्चा नहीं मानेंगे। मैं चाहे जितना भी ऑनेस्टली आज टैक्स दे दूं, अगर मेरा नोटिस आता है तो एफबीआर वालों से कहता है नहीं ज़ीशान साहब कुछ तो टैक्स लगेगा। मैंने कहा यार मैंने तो हर चीज़ प्रॉपर डिक्लेयर की है। तो नहीं वरना ऑडिट कैसे पता चलेगा। मज़े की बात, ऑडिट होता है। अभी मैंने आपको एफबीआर का ईयर बुक का डेटा दिया है। पाकिस्तान में करंट और एरियर डिमांड से पूरे साल में, पिछले साल करंट डिमांड यानी जो इस साल टैक्स लगाया है एफबीआर ने, और एरियर डिमांड जो पिछले सालों में लगा हुआ था और कलेक्ट किया, ठीक है, टोटल मिला के 127 बिलियन की रिकवरी की है एफबीआर ने टोटल। अच्छा, पूरे साल में टैक्स कितना कलेक्ट किया हमने? 9,900 बिलियन रुपए। यानी कि इसमें FBI अगर ने परसेंटेज करें तो परसेंटेज में आपको बता देता हूँ 3%। अच्छा, जो एफबीआर ने खुद कलेक्ट जो किया खुद वो कलेक्ट सिर्फ किया 3%, 3%। 97% खुद ब खुद आ गया। 97% खुद ब खुद आ गया। इसमें यानी एफबीआर का कोई कमाल नहीं। नहीं, कमाल इस तरह से होता है कि वो लोगों को फोन करते हैं कि रिकॉर्ड टैक्स जमा रखते कर हैं, दो, रिकॉर्ड टैक्स उनके जमा पास कर दो, होता है। टैक्स जमा करा दो, एडवांस टैक्स पे कर दो, एडवांस टैक्स पे कर दो। विदहोल्डिंग टैक्स वालों को पकड़ लेते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स वालों से करवा। देखिए स्टैगरिंग फिगर्स हैं। जो टैक्स पेयर ने खुद एडवांस टैक्स दिया वो 1500 बिलियन दिया, 1530 बिलियन। जो विदहोल्डिंग एजेंट्स ने दिया वो 2740 बिलियन कलेक्ट करके दिया। और जो टैक्स पेयर्स ने रिटर्न के साथ भरा, वो रिटर्न के साथ जो भरा है ना टैक्स पेयर ने, जो कि है 161 बिलियन, वो एफबीआर की परफॉर्मेंस से ज्यादा है, क्योंकि एफबीआर ने खुद 127 बिलियन कलेक्ट किया और जो टैक्स पेयर ने खुद से भरा वो 161 बिलियन है। अब आप मैथ कर लीजिए कि क्या हम इन्फोर्समेंट सही कर पा रहे हैं, या जो हम इतने सालों से ऑडिट में लोगों को लेते हैं उसका हासिल क्या है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑडिट्स होने चाहिए, क्या ये ऑडिट्स के नतीजे में जो हैरेसमेंट्स होती हैं वो फायदेमंद है, जबकि आप 126 बिलियन रुपए सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं पूरे साल में? नहीं है। आप ये देखिए, एक जमाना आपके था। ख्याल में ये जो हैरेसमेंट वगैरह का चक्कर है, ये जो एफबीआर के जो है वो करते हैं, तो आपके ख्याल में ये रिश्वत के चक्कर में होता है ये सब? कह सकते हैं आप, कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं खुद भी तो करप्ट हूं ना। मैं नहीं चाहता मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूं। मैं कहता हूँ यार कोई ऐसा डील कर लो कि गवर्नमेंट को टैक्स ना मिले ताकि हम सेटल कर लेंगे, अंडर द टेबल कर लें हम। बड़ा आसान है। मैं खुद करप्ट हूं ना। देखिए मैंने आपसे कहा ताली 2 हाथ से बचती है, ताली 1 हाथ से कभी नहीं बचेगी। अगर मैं ये फैसला कर लूं कि मैंने आज स्पीड मनी या रिश्वत, जो भी नाम ले लीजिए, नहीं देनी, तो कोई लेके दिखाए मुझसे, फिर मैं फेस करूंगा हर चीज को। मसला ये है कि हमने वो हालात पैदा किए हुए हैं कि ये सारी चीजें होती हैं। आपको एक आइडिया बताऊं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो इनकम टैक्स का ऑफिसर ग्रेड 17 या ग्रेड 18, क्या तनख्वाह होगी उसकी? मैक्सिमम हुई तो 80,000, 1 लाख। अगर 80,000 और 1 लाख है और आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो करोड़ों और अरबों रुपए का टैक्स कलेक्ट करके दे आपको, फीजेबल है? नहीं, एसेट्स तो बना सकता है वो टैक्स। वो अपने तो बहुत कुछ बना लेगा, लेकिन आपने उसको क्या किया? आज एक किचन का एक्सपेंस एक 5 लोगों की फैमिली का 1.5 से 2 लाख रुपए है। बिल्कुल सही। उस ऑफिसर को आप कह रहे हैं कि मैं तुझे 1,25,000 रुपए दूंगा।
जिसका 2 लाख रुपए किचन का एक्सपेंस है, पेट्रोल एंड किचन मिला लीजिए 2 लाख रुपए एक्सपेंस, उसको 1.25 लाख रुपए देंगे तो वो क्या करेगा? 75,000 के डेफिसिट में ना वही पॉलिसी होगी कि गवर्नमेंट जैसे तो सर अभी तो मेरा ख्याल है कमीशन वगैरह भी रखा था, तो वो उससे भी तो कवर होता होगा। क्वेश्चन क्या है, क्या कमीशन वैसे मिलता है एफपीआर के एम्प्लॉयज को? नहीं, बोनसेस होते हैं, बोनसेस मिलते हैं, परफॉर्मेंस बोनसेस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो भी फिर अपनी फेवरेट बंदों को ही मिलता नहीं, वो विसल ब्लोअर था कुछ विसल ब्लोअर का लॉ बड़ा, आपने मेरा दुखते रख पे हाथ रख दिया। ये तो अच्छी चीज है। विसल ब्लोअर का लॉ आया तो मैंने कहा यार मैं भी रजिस्टर हो जाता हूँ विसल ब्लोअर के। अच्छा, अब विसल ब्लोअर के लॉ में ये है कि जी मुझे सबसे पहले अपने कवायद देने पड़ेंगे, मैंने चले वो भी दे दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मैं रजिस्टर्ड हो गया एज अ विसल। आसान लफ्जों में जरा जो हमारे व्यूअर नहीं जानते कि विसल ब्लोअर मतलब है विसल ब्लोअर क्या होता है कि जी अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दें गवर्नमेंट को तो, और वो टैक्स आपकी इंफॉर्मेशन पे वो टैक्स कलेक्ट हो जाए तो गवर्नमेंट आपको इनाम देती है, और उस इनाम का मैक्सिमम अमाउंट है 5 मिलियन रुपए, मैक्सिमम 50 लाख रुपए। तो वो भी जब वो टैक्स रिकवर हो जाएगा, तो अब ये विसल ब्लोअर का एक लॉ है। विसल ब्लोअर का लॉ ये कहता है कि जी मुझे एज अ विसल ब्लोअर रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है। फिर मुझे अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता हूं, से मैंने कहा कि भाई जीशान मर्चेंट जो है उसने करप्शन की हुई है टैक्स की, और उसने 200 मिलियन का टैक्स इवेट किया हुआ है, और मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, और ये इंफॉर्मेशन एफबीआर ने इस पे वर्किंग की, और 200 मिलियन तो नहीं मिला, मिला 25 मिलियन, तो अब जो डिफरेंशियल है वो आपसे लिया जाएगा जरा। अरे अच्छा, तो यानी ये मैंने पढ़ा था, अब चेंज हो गया तो मैं इतना अपडेटेड नहीं, लेकिन ये था, तो फिर मैंने उस दिन ये फैसला किया जनाब मैं तो विसल ब्लोअर रजिस्टर नहीं होगा। सवाल ये है कि मैं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसको चेक करना, उसकी ऑथेंटिसिटी इदारे का काम है। मेरा काम है गुड फेथ में बता देना, मैंने हो सकता है इनाम की लालच में ना दिया, और दिया भी हो तो अगर 25 मिलियन भी रिकवर हो रहा है तो मुझे उसका इफेक्ट दो ना भाई। लेकिन आप कहते नहीं जीशान, बाकी का जो 175% है एफबीआर का रेवेन्यू तुमने जाया करवा दिया, इसका मतलब है। तो कानून को आसान बनाइए, कानून को ऐसा बनाइए कि मजाक मत बनाइए, टैक्स कंसल्टेंट्स की जरूरत कम से कम पड़े। देखिए मैं एफबीआर का जहां मैम नापिद हैं वहां पे मैं एफबीआर को बड़ा 2 जगहों पे उनके साथ खड़ा हो जाता हूं, जिसमें एक वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे टैक्स आसान एक ऐप है एफबीआर की। मैं ये समझता हूं कि सैलरी टैक्स पर अपना रिटर्न खुद भर सकता है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 मिनट में आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ टैक्स कंसल्टेंट। जीशान भाई, मैं ये सवाल आपसे करना भी चाह रहा था कि ये टैक्स फाइलर बनने का जो सिस्टम है इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? अगर कोई 70-80 हज़ार रुपए कमाता है बेचारा, इवन तो अब तो मेरे ख्याल 60,000 वाला भी टैक्स दे रहा है। जी जी, अगर उसको अपना फाइल करना है तो उसको भी वकील की जरूरत पड़ रही है। आपको आसान लग रहा है, आप कह रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। मगर एक आम उसके इंसान की हैसियत से अगर आप देखें, उस एप्लीकेशन को खोलें तो कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए टैक्स आसान एफबीआर की एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपसे 8 सवाल करती है या 9 सवाल करती हैं, और वो 9 सवाल के बाद आपका रिटर्न फाइल हो जाता है, जिसमें से पहला सवाल ये कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। आपने रेजिडेंट क्लिक किया, 1 सवाल हो गया। फिर वो पूछता है कि आपकी सालाना सैलरी क्या है, वो आपने डाल दिया, 2 सवाल हो गए। फिर वो तीसरा सवाल पूछता है कि आपकी इस सैलरी पे टैक्स कितना कटा हुआ है। अब तो वो प्री फिल्ड ऑटो पॉपुलेट भी आहिस्ता आहिस्ता करते चले, विच इज़ अ गुड थिंग, कि अगर मुझे दुश्वारी हो तो पहले से एक नंबर नजर आ रहा है आपको लिखा, आपने बता दिया वो टैक्स कितना कटा। 3 सवाल हो गए। फिर वो पूछता है कि आपका कोई बैंक प्रॉफिट है या कोई डिविडेंड है, 4 सवाल हो गए। फिर वो पूछता है कि इसके अलावा कोई मोबाइल फोन पे टैक्स कटा हुआ या नहीं कटा हुआ, 5 सवाल हो गए। तो वो तो बाकी ये पूछने की क्या जरूरत है, मोबाइल फोन फिल करना है ना, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको खुद भरना है। वो इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है, एफबीआर के पास तो नहीं है। अब एफबीआर के पास वो कनेक्ट अपने सिस्टम को, जब वो इलेक्ट्रॉनिकली अब हर चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी अब उनके सर पास अब ये आ भी गई। पूछा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, इस अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या आपने स्टॉक मार्केट में वो wealth डिविडेंड statement- लिया वो है, wealth बोनस statement लिया है है? हमारा। सर ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं? जब मेरा एक एनआईसी है उसके ऊपर हर चीज मौजूद है, तो मैं मतलब कि डॉक्यूमेंट्स ही जमा करता है, पहले मैं अपने बैंक फोन करूं कि भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं वो बताऊं, फिर मैं अगर स्टॉक्स में करता हूं वहां फोन करूं, मोबाइल कंपनी है वहां फोन करूं कि यार मुझे वो दे दो, खुदा का वास्ता है, टैक्स सर्टिफिकेट मतलब दे तो दो। क्यों असल में इतना इंटीग्रेशन, complicated? अब इंटीग्रेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, इट विल टेक सम टाइम, बट आप ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक हो रही है। इस साल का जब हम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे थे
तो मोबाइल का टैक्स भी खुद भर के नज़र आ रहा था, जो क्रेडिट कार्ड पे आपने टैक्स आपका कटा है वो भी नज़र आ रहा था, डिविडेंड का जो टैक्स है किसी हद तक वो भी एक्यूरेट नहीं था लेकिन नज़र आ रहा था, जो सैलरी पे टैक्स कटा है वो भी नज़र आ रहा था। तो अब हम उस स्टेप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम बट आई एम श्योर कि जो CNIC है ना वो आपका वाहिद तरीका है कि आप सिस्टम में चीज़ों को रखते हुए, क्योंकि CNIC ही हर चीज़ है। अब NTN पहले नंबर अलग होता था, अब कोई NTN नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसका CNIC है जो वही NTN है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। ये एक अच्छी ऐप है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैंने इसको अवेयरनेस क्रिएशन के लिए भी बहुत सारे लोगों को बताया कि आप इसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं और 5 मिनट में कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, क्लॉक के साथ मैं कर सकता हूँ ये काम। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं इम्प्रूवमेंट, लेकिन अगेन किस कॉस्ट पे हो रही हैं? क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शन की वीडियोस नहीं है कि जो आपको बताएं कि रिटर्न्स को कैसे फाइल करें। सैलरीड की हद तक मैं ये समझता हूँ कि अच्छा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जहाँ पे हम बिजनेस या अदर देन बिजनेस आते हैं वो दुश्वार है, उसको आसान करने की ज़रूरत है। देखिए मैं ये समझता हूँ, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, मैं ये समझता हूँ कि इतना आसान होना चाहिए कानून कि फैसल भाई अपना रिटर्न खुद फाइल करें। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर कहीं पे उनको कोई परेशानी है तब वो मेरे पास है, अदरवाइज उनको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में हैं और हम आधे माइनस भी कर दें तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर हमारे पास 2 करोड़ भी टैक्स फाइलर्स हो गए ना तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारी, बहुत बड़ी विक्ट्री। क्योंकि एक दुनिया में अगर आप कंपैरिजन करें तो 4-5%, 6% लोग टैक्स दे रहे होते हैं पॉपुलेशन का। इट्स अ गुड नंबर। अच्छा, इट्स अ गुड नंबर। अगर आप 24 करोड़ का 1% लें तो 24 लाख है, 2% लें तो आप इस तरह से ऊपर आ सकते हैं ना। आप 5%, 10% पे आ गए तो ओहो यू आर अ सक्सेस, यू आर अ सक्सेस। इतना देखें आज भी जो रिटर्न फाइल हो जो रेवेन्यू आ रहा है उसी को हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, 5 कर लें। मसला क्या है, देखिए मैं हमेशा से एक एग्जांपल देता हूँ। हम जो है इतने से केक में से खा रहे हैं, बिल्कुल सही। हमें केक की साइज को बड़ा करना है। केक की साइज बड़ी कर दीजिए, सबका शेयर बढ़ जाएगा। हम ये समझ नहीं रहे कि हमने सारी इतने सालों में टैक्स बढ़ाकर देख लिया, रेट हासिल क्या हुआ? इवेजन, अंडर रिपोर्टिंग। तो एक दफा टैक्स को कम करके देख लीजिए, हो सकता है वो इवेजन या वो अंडर रिपोर्टिंग कम होना चाहिए। आप वापस आ जाइए, अगर नहीं होती वो पूरी, आप उस सिस्टम में वापस आ जाइए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन ट्राई तो कीजिए, मुझे कॉन्फिडेंस तो दीजिए कि यार जो मैं डिक्लेरेशन फाइल करूंगा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसमें अनलेस कोई ग्रॉस मिस रिपोर्टिंग नहीं होती तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। दुनिया में क्यों ऑडिट्स 2-3-4% होते हैं? आप अगर ऑडिट्स देखें, हमारे यहाँ भी बोलने को 5% सिलेक्शन होती है लेकिन हर साल पेंडेंसी है। पिछले साल 2018 जो है टैक्स ईयर टाइम बार्ड हुआ तो जून में नोटिस आए 2018 के। अब 2019 जून में टाइम बार्ड हो जाएगा, लेकिन अभी कोई नोटिस नहीं आ रहा 2019 का, आएगा बाद में। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। आप जब टैक्स रेट को कम करेंगे, लोग बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपको ऑडिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम था 2000 के 7-8 में इनकम टैक्स के ऑडिट्स पे पाबंदी लग गई थी पाकिस्तान में। अच्छा, रेवेन्यू बढ़ा था, कम नहीं हुआ था। हैरेसमेंट से आज मुझे खौफ है। मुझे होता है कि यार मुझे इनकम टैक्स वाले के पास जाना पड़ेगा ना तो वो खामा मेरा खर्चा हो जाएगा, कोई ना ठीक कोई, है। या वकील का या अदरवाइज। मुझे ये बताएं कि इन सब बातों का हुकूमत को इदराक है, उनको अंदाज़ा है, कैलकुलेशन है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या चल रहा है, जो सैलरीड क्लास के साथ क्या हो रहा है, ये जो हमने इतने हैवी टैक्सेस कर दिए हैं। तो इस दफ़ा बजट में आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है या वही बेवकूफ़ियाँ दोहराई जाएंगी? आई एम ऑप्टिमिस्टिक। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी और हमें ही करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। देखें आज अब गवर्नमेंट को कम से कम मिनिस्टर, बजट से पहले आप लोगों से कुछ कहा जाता है, मिला जाता है, एतमाद दिया जाता है? अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से 3 साल से नहीं मिला जा रहा, वरना पहले ये होता था कि टैक्स बार्स उनको बुलाया जाता था, उनके प्रपोजल सुने जाते थे, उनकी बातें मानी जाती थी। अब तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पोजीशन ये है कि तू कौन मैं खामा वाली बात है। और आपकी बात को जब सुनेंगे नहीं तो आप कितना नॉक करेंगे दरवाजे पे? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा क्या कीजिएगा आप? मसला ये है कि आपकी बात को अगर ना सुना जाए तो डेफ एयर्स के आगे, वो गलत मिसाल है लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा। अच्छा, मसला ये है कि
आज अगेन अगर मुझे आपकी हमारी बातों से लग रहा है आप लोगों ने भी हिम्मत हार दी है, बोलते हैं नहीं सुनते तो ना सुने यार। मैंने तो आज तक अभी तक हिम्मत नहीं आ रही। मैं तो आज भी चाहता हूं कि ये हमें एक मौका जरूर दें, हमें सुने। देखिए, हम आज का जो यूथ है या आज का जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो आपको वेज और मीन्स बता सकता है। जो बिजनेस, देखिए होता क्या है, पुराने जमाने में क्या होता था कि आप चोर को जो है वो ठेकेदारी पे लगा देते थे। हम्म। अब चोर जो है ना वही हिफाजत करेगा सारी आपकी, उसको कहते तू रखवाला बन जाए यार। क्वेश्चन है आपको करना क्या चाहिए। आपको यूथ और एक्सपीरियंस का एक ग्रुप बनाना चाहिए और आज उनके साथ बैठ के उनके मसाइल को सुनना चाहिए, चाहे वो आईटी का फ्रीलांसर हो, चाहे वो सैलरी टैक्स पेयर हो, चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हो। उसको सुनिए कि उसके मसाइल क्या हैं। ऐसा नहीं है कि मसाइल का हल नहीं है, वो खुद सजेस्ट करेगा आपको कि मेरे इन मसलों का हल ये है। और जब वो आपको सजेस्ट करेगा तो उसमें से कुछ मान लीजिए, उसको एक कॉन्फिडेंस देंगे यार हमारी बात सुनी जा रही है। आज तो मुझे पता है ना कि मेरे बजट प्रपोजल्स रद्दी की टोकरी में जाएंगे, ये मुझे मालूम है। मैं हर साल बजट प्रपोजल भेजता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, यानी हमारी कराची टैक्स बार एसोसिएशन भेजती है, रद्दी की टोकरी में जाते हैं। आप जब तक स्टेक होल्डर्स को अपने साथ नहीं लेंगे, जो पल्स को समझते हैं, देखिए जो टैक्स की चोरी करता है ना अगर, तो उसको हर चीज पता होती है कि मुझे कहां से करनी है ये चोरी। तो उससे पूछेंगे यार तुम्हारी परेशानी क्या है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक पाकिस्तान में इंपोर्टर है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर ये टैक्स रेट या सेल्स टैक्स रेट को कम कर दिया जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने कैलकुलेटर उठाया, थोड़ी देर कुछ कैलकुलेशंस की और मुझे कहा कि जो मेरी इस तक इम्पोर्ट है उससे मेरी 2 साल में इम्पोर्ट 3 गुना बढ़ जाएगी। मैंने कहा वो कैसे। बोला मैं अभी वो आइटम्स इम्पोर्ट नहीं कर रहा जो स्मगलिंग प्रोन्ड है, और अगर ये रेट्स कम हो गए जिस तरह से आप बता रहे हैं तो फिर वो स्मगलिंग वायबल नहीं रहेगी, फिर मैं ऑफिशियली इसको इम्पोर्ट करना शुरू कर दूंगा। तो उस चैनल को लगेगा धक्का। तो मैंने कहा तो ये तो आपका तो एक छोटा सा सेक्टर है। तो उसने निशान भाई ये पाकिस्तान में पूरे मुल्क में यही हो रहा है कि आपकी स्मगलिंग सस्ती है और टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि आप लोगों को बुला के उनके ग्रीवियंसेस सुने। एज ए नेशन अब हमें डिसाइड करना होगा कि इस मुल्क को कहाँ जाना है। एज अ नेशन, एज अ स्टेक होल्डर, अगर मैं एज ईशान वर्चन, आप एज फैसल ये डिसाइड करेंगे कि इस मुल्क को हमें कहाँ लेके जाना है। क्या हमें उन ममालिक की फहरिस्त में खड़ा होना है कि जिनके ऊपर दुनिया उनको एक्सेप्ट भी करती है और कहीं रश्क भी करती है। तो आज हमें अपने आप को बदलना होगा। एक, क्योंकि चोरी तो हमें हमारे अंदर भी है, हम भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू को डॉज दे रहे होते हैं। उसकी वजह बुनियादी यही है कि बहुत हाई टैक्स रेट है। यानी आप ये समझें कि मुझे अगर गवर्नमेंट इस साल मुझसे मांग रही है कि मैं 50 लाख रुपए टैक्स दे दूं 1 करोड़ रुपए पे, मैं तो नहीं दूंगा ये। आई विल नॉट गिव इट। मतलब आधे साल आप हुकूमत के लिए काम मैं क्यों करूंगा काम, क्योंकि फिर जैसे अभी बात हुई थी कि बिजली पानी सब मुझे खुद ही करना है, मैं तो नहीं करूंगा। तो इसका मतलब आपने मुझे डिसइंसेंटिवाइज किया, आपने मुझे इंस्टिगेट किया कि मैं चोरी करूं। आप मेरे लिए कानून को ऐसा बनाते कि मैं कहता यार ये तो बहुत आसान है, बस दे दो। पहले मेरी सर्विसेज पे 11% टैक्स कट रहा था, वो फाइनल टैक्स था, मैं खुशी खुशी दे रहा था। ठीक है। अच्छा ज़ीशान भाई, एक अहम सवाल रह गया था, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने अभी शुरू में बताया था कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये सब मिला के 65% तक चला जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैं FDI की बात कर रहा हूँ, वो अगर आता है, वो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको भी इतना ही टैक्स देना पड़ता है? देखिए पाकिस्तान में 2 तरीके के टैक्स लग रहे हैं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर को लग रहा है, एक नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को लग रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर का इस वक्त का टैक्स रेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड कंपनीज 29% है, सब मिला के टोटल फ्लैट रेट है 29%। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं देना। इसके अलावा अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं उस पे लगे, तो उस पे वो 15% काटते हैं। तो उनका कहना ये था कि हम चूंकि 44% करते हैं, हमारी कॉस्ट 44% है, तो इंडिविजुअल को आपने 30% पे रखा हुआ है, सैलरीड को आपने 30% पे रखा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा रेट नहीं कम करते, इनका रेट बढ़ा देते। अच्छा, तो ये हुआ हमारे साथ जो गेम हुआ वो हमारे ही भाइयों ने किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी इल्तिजा की, वो कहते थे ठीक है भाई हम क्यों इतना ज्यादा हमसे टैक्स ले रहे, जब 29% है तो डिविडेंड पे टैक्स कम कर दो। उन्होंने कहा डिविडेंड पे टैक्स तो कम नहीं करेंगे, हम इनका टैक्स बढ़ा देते हैं। ये हुआ पिछले साल हमारे साथ। प्रॉब्लम ये है कि आज आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी पाकिस्तान आता है तो वैसे तो
टैक्स हॉलीडेज होती हैं हमारे पास। अब मुझे नहीं पता इस वक्त क्या पोजीशन है, मेरे ख्याल से अब तो टैक्स हॉलीडे कोई नहीं है, लेकिन उसे 29% टैक्स देना पड़ेगा। तो सर इन टैक्सेस के साथ फिर कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा नहीं आएगा, पॉलिसी नहीं है ना कंसिस्टेंट। सुपर टैक्स लग जाएगा, देखिए ना उसको, अगर उसने 500 मिलियन से ज़्यादा कमा लिए साल में तो 10% सुपर टैक्स, तो 29 + 10 39, फिर 15% उसने भी दे दिया अगर अपने शेयर होल्डर्स को, तो 39 + 15 49 और 50 44 फिर जो उसकी जेब में रह गया फिर WWF 2%, फिर WPPF 5%, तो ये तो टैक्स। और जो भी थोड़ा बहुत रह गया उस पे भी सवाल है कि वो डॉलर में वापस लेके जाएगा या नहीं होगा। हाँ ये तो सवाल उससे करेंगे सवाल करेंगे। तो ये हालात हमें खुद बदलने, कोई आके बाहर से नहीं बदलेगा, हमें अपने आप को खुद ठीक करना पड़ेगा। जिशान भाई आखिरी सवाल और बहुत मज़े का सवाल है। अच्छा ये जो टैक्स ऑर्डिनेंस जो है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 1979 में आया और ज़िया साहब का ज़माना था वो आया, फिर उसके बाद इसको जो है हमने अमेंडमेंट की गालिबन मुशर्रफ साहब के दौर में 2001 में, ठीक है। तो ये जितने भी टैक्स ऑर्डिनेंस हैं ये जमहूरियत वार में क्यों नहीं आए, मतलब ये मार्शल्ला में ही क्यों आते हैं? इनके ऊपर अगर आते हैं तो बहस असेंबली में, मतलब जमहूरी हुकूमत में क्यों नहीं आता? इसका क्या रीज़न? पहला तो जो हमारे पास ऑर्डिनेंस था वो 1922 का एक्ट था, पार्टीशन से पहले एक्ट था, वो चलता रहा 1979 तक, यानी 1979 में हमारा पहला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया ज़िया साहब के दौर। और वो ज़िया साहब का दौर था, और उससे पहले इस पे वर्किंग हो रही थी, लेकिन वो फाइनली प्रोमोलगेट हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम, और यकीनन उस पे गवर्नमेंट का तो नहीं, यानी जो उस वक्त इक़्तिदार में लोग थे उन्हीं ने उस पे बहस की और वो आ गया। और अनफॉर्चुनेटली दूसरा जब ऑर्डिनेंस आया तो वो 2001 में आया, उस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली मार्शल्ला हो गई हमने, क्योंकि 35-37 साल मेरे ख्याल से ये तकरीबन। चलो सर मार्शल्ला को इल्ज़ाम नहीं देते, हमारी हुकूमतें, हमारी जमहूरी जो लोग हैं, हमारे पास लोग नहीं है ऐसे जो इतना थिंक ओवर करें, हम तो बोरो करते हैं चीज़ें, हम तो लॉ इधर उधर से पकड़ रहे होते हैं। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में ड्राफ्ट्समैन कितने हैं और उनकी ड्राफ्टिंग की क्वालिटी कितनी है? क्या कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग जो लॉ को ड्राफ्ट करना जानते हो? मेरे ख्याल से होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि हमने तो ये देखा कि कॉमा और फुल स्टॉप से मतलब बदल जाता है लॉ का। तो आपको लॉ को इस तरह से ड्राफ्ट करना होता है कि उसका एक्सप्लिसिट मीनिंग भी वही हो जो उसकी इंटरप्रिटेशन हो। तो जिशान भाई अगर नहीं है तो चलें, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि नहीं है, तो कोई फ्रीलांसर हायर कर लें, कुछ और हमने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हायर किया, उन्होंने हमारा 2001 का ऑर्डिनेंस बनाया। हमने हो चुका है? बिल्कुल हुआ है। देखिए हम अपने लोगों पे इन्हिसार नहीं करते, हम ये समझते हैं कि हमारे लोग सब बेकार हैं, यानी हमारे, मुझे याद है। तो सर इंग्लिश में लिखना जरूरी क्यों है? उर्दू में लिख लें, हमारी कौम। हमने कोशिश की उर्दू में भी लिखने की, हमने कोशिश की कि उर्दू में भी नहीं करें, हमने किया है, हमने देखें जो काम हुआ है वो उसका क्रेडिट देना चाहिए और मैं उसको देता हूँ। को जब आप नया लॉ लेके आए और उसमें पहले ही साल में 1200-1500 अमेंडमेंट्स कर दें तो उसका मतलब वो लॉ ठीक नहीं बना हुआ था, वो हमारे हिसाब से नहीं बना हुआ था। क्योंकि हम तो हमारी जो लॉ की जो ड्राफ्टिंग्स हैं, जो हमारा जिस तरह से एक काम करने का तरीका है, अगर वो लॉ उससे बिल्कुल हटके बना हुआ हो तो हम चलाएंगे कैसे? इम्प्लीमेंट तो इसी पाकिस्तानी लोगों ने करना है। लॉ जब भी बनेगा इम्प्लीमेंट पाकिस्तानी लोग करेंगे। हमारा सबसे बड़ा जो मुझे अब परेशानी नज़र आ रही है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जो एक मसला क्रिएट हो रहा है वो इन्फोर्समेंट है, और वो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है। हम लॉ को इन्फोर्स नहीं करा पा रहे। हम लॉ को इन्फोर्स इसलिए नहीं करा पा रहे कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, जितना बड़ा आदमी है वो उतना ज़्यादा कानून तोड़ रहा है। देखिए मुझे एग्जाम्पल एक हट के है इससे, लेकिन मैं उसे हमेशा देता हूँ। होता क्या था कि जब हम थोड़े से छोटे थे उम्र में तो हम देखते थे कि साइकिल वाला जो है वो सिग्नल तोड़ रहा होता था और मुझे कुछ नहीं कहते थे, और मुझे कहते यार साइकिल वाला जाने दो। आज उसी साइकिल वाले के पास मोटरसाइकिल है, वो यही करता है, और आज भी वो यही कर रहा है। पहले हुआ कि एक आध दफ़ा किसी ने डरते डरते रॉन्ग साइड पे आना शुरू किया, हमें कहा यार कोई मसला हो गया होगा, जाने दो। आज तो मिनी बस आ रही होती है रॉन्ग साइड पे। तो जब तक कानून की इन्फोर्समेंट नहीं होगी, जब तक रेट ऑफ लॉ नहीं होगी, हमारे मुल्क में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मैं आज भी फील करता हूँ कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक एजुकेशन लेवल को होना चाहिए, एक हमें मुल्क के साथ सिंसियर होना चाहिए, और गवर्नमेंट को वो फैसले करने चाहिए कि जिसमें आम आदमी को परेशानी ना हो, क्योंकि आम आदमी ही आपकी किस्मत को बदलेगा। और अगर आप उसको ठीक कर दें, आज अगर मेरा पेट भरा हुआ होगा ना तो मैं गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन अगर आज मेरा पेट खाली है
और मैं मजबूर हूँ और मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे, तो मैं तो वो हर काम करूंगा जिससे मेरा पेट भर जाए। ठीक है ज़ीशान भाई, करने की जरूरत बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू जी। और हम उम्मीद है हमारे व्यूवर्स भी इंजॉय करेंगे, तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।